गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों ने चर्चा इसका कौन सा है, ये वाला क्या? हमें भी दिक्कत होगी, 1 से 2 दिन रुक जाइए, लेकिन एसी चलाना अभी खतरनाक हो सकता है, दैट इज रिस्की। तो हम लोगों की चर्चा ट्रैवल मूवमेंट के ऊपर हो रही थी, और ट्रैवल मूवमेंट पर चर्चा के क्रम में हम लोगों ने संथाल रिवोल्ट पर चर्चा कल की थी। कुछ प्रश्न भी हमने नोट डाउन करवाए थे, कुछ प्रश्न और लिखें। पहले मुंडा विद्रोह पर हम चर्चा कर लें, तब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पर हम आएंगे। क्या बोली? क्या? हाँ, जटिल का क्या अर्थ होता है? अगर मैं आपसे पूछूं दो शब्द हैं, सिंपल और दूसरा शब्द है कॉम्प्लेक्स, दोनों के मीनिंग में क्या कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। जो सिंपल होंगी, इजी टू अंडरस्टैंड, easy to understand and easy to express, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, कॉम्प्लेक्स कब होंगी? कॉम्प्लेक्स कब होगी? तो सिंपल सी चीज है, जब मोर देन वन कंपोनेंट होंगे, जब मोर देन वन कंपोनेंट होंगे, और कई बार ये कंपोनेंट जो हैं वे रिवर्स डायरेक्शन वाले होंगे। रिवर्स डायरेक्शन वाले होंगे। नहीं, जैसे संथाल रिवोल्ट की कल मैं संथाल रिवोल्ट को जब कल डिस्कस कर रहा था, तो अपने डिस्कशन के क्रम में हमने क्या कहा? अपने डिस्कशन के क्रम में हमने कहा कि ये संथाल रिवोल्ट जो है, ये जो संथाल रिवोल्ट है, यह क्या है? तो अगर देखें तो ये मिडाइवल इन नेचर भी है, इसमें मिडाइवल फीचर भी दिखाई पड़ते, और मिडाइवल फीचर के साथ साथ मॉडर्न फीचर भी दिखाई पड़ते। नहीं, वन एट ए टाइम ट्राइबल फीचर्स के प्रति असर्टिवनेस इसमें दिखाई पड़ता, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो एट द सेम टाइम हम देखें तो एंटी कॉलोनियल नेचर भी दिखाई पड़ता, एंटी ऑपरेसिव नेचर भी इसका दिखाई पड़ता। नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में एंटी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर इसका होता है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नेचर जो है वो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई पड़ते, तो नेचर उसका कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा?
यही बातें तो हमने की थी, नहीं? तो एटलीस्ट अगर आप देखें, एट द सेम टाइम देखें, अगर कोई चीज स्टैटिक होगा, अगर नेचर स्टैटिक होगा तो स्टैटिक नेचर के सिंपल होने की संभावना, कोई जरूरी नहीं है सिंपल ही हो, लेकिन पॉसिबिलिटी होगी स्टैटिक नेचर होने की स्थिति में सिंपल होने की। लेकिन अगर कुछ डायनामिक होगा, अगर कुछ डायनामिक होगा तो यह डायनामिज्म जो है वह क्या करता है, नेचर को कंप्लेक्सिटी प्रदान करता हुआ आता। क्योंकि आपको उस डायनामिज्म को समझने की कोशिश करनी होगी, आपको उस डायनामिज्म को पकड़ने की कोशिश करनी होगी। जब तक उस डायनामिज्म को आप अंडरस्टैंड करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उसके डायनामिक फीचर को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं होते, तब तक आपके लिए उसके नेचर को समझ पाना मुश्किल होगा। तो इसलिए जहां डायनामिज्म होगा वहां पर कंप्लेक्सिटी की संभावना क्या होगी, वहां पर कंप्लेक्सिटी की संभावना जो है वह कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। बातें स्पष्ट हुई? और कुछ नहीं? बढ़े आगे। प्रश्न लिखेंगे। Munda revolt is the extended version of Santhal revolt. Munda revolt is the extended version of Santhal revolt. Comment. मुंडा विद्रोह संथाल विद्रोह का विस्तार एवं विकास है। उसको कमेंट की जगह कमेंटिंग कर दें। कमेंटिंग ऑन दिस स्टेटमेंट, commenting on this statement, evaluate the features of Munda revolt. Evaluate the features of Munda revolt in comparison to Santhal revolt in continuity and changes. In continuity and changes. इस कथन पर टिप्पणी करते हुए संथाल विद्रोह के सापेक्ष मुंडा विद्रोह का मूल्यांकन करें और निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करें। और निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करें।
वहाँ दिक्कत हो जाएगी बोर्ड देखने में। सामने आ जाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखें, दूसरा प्रश्न लिखें, evaluate the significance of Munda revolt. Evaluate the significance of Munda revolt in the tradition of Indian resistance of colonial power. औपनिवेशिक सत्ता के भारतीय प्रतिरोधों की परंपरा में, औपनिवेशिक सत्ता के भारतीय प्रतिरोधों की परंपरा में भारतीय प्रतिरोधों की परंपरा में मुंडा विद्रोह के महत्व का मूल्यांकन करें। Next, how the leadership of Birsa Munda, how the leadership of Birsa Munda gave the tribal movement new orientation. Respond this question in the context of distinct feature of Munda revolt. किस प्रकार बिरसा मुंडा ने आदिवासी विद्रोह की परंपरा को नई दिशा प्रदान की। मुंडा विद्रोह की विशिष्टताओं के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का उत्तर दें।
और चौथा क्वेश्चन, मुंडा रिवोल्ट can be seen not only in the context of the tradition of tribal resistance, but it can also be seen, but it should also be seen paving the way of the future direction of Indian national movement. Indian national movement. Light on this statement. मुंडा विद्रोह को न केवल जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में, मुंडा विद्रोहों को न केवल जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में रखकर देखा जा सकता है, वरन इसे राष्ट्रीय आंदोलन की भावी दिशा के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। इस कथन पर विचार करें। क्लियर? अच्छा, एक बात बतलाइए, प्रश्न जब आपके सामने मौजूद होते तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या? मुझे लगता पढ़ने के लिए फालतू चीजें तो कुछ नहीं होती, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीजें जो है मेयर वेस्ट ऑफ टाइम है और ये चीजें जो है उसके लिए तो पढ़ना होगा। मतलब यह कि किसी भी टॉपिक को हम देख रहे होते, देखें आपको सबसे आसान कई बार लगता होगा जब जैसे टेस्ट चल रहे हैं ना, तो उसमें जब प्रश्न देता हूं तो कई बार बच्चों की ये फीलिंग होती, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है,
या कई बार उनकी फीलिंग होती है कि ये खुद को अलग दिखाने के लिए इसी तरह का उलुल जुलुल प्रश्न देते रहते। मतलब मैं ऐसा नहीं कि, मतलब मैं रियल फीलिंग की बात कर रहा, बस वो रियल फीलिंग किसी न किसी रूप में हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, देखते हैं ना, तकदीर बदल रही है ना, नहीं? और आजकल तकदीर जो है देश से लेकर के व्यक्ति तक की तकदीरें सड़कों पर ही बदल रही है, समझे? तो अगर देखें, इसको बंद ही कर देंगे, नहीं तो हम लोगों की भी तकदीर प्रभावित होने लगेगी। उससे ज्यादा है, इसको थोड़ा सा खोल दें। तो मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था, जिस कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहा था, दरअसल प्रश्न और डिफरेंट एंगल से प्रश्न की मौजूदगी हमें उस एंगल के कंटेक्स्ट में उस टॉपिक पर सोचने के लिए विवश करती है। और जब उस एंगल से हम उस टॉपिक पर सोचते हैं तो कुछ न कुछ नए इंटरप्रिटेशन की संभावना इमर्ज करती है, कुछ न कुछ उस इंटरप्रिटेशन के जरिए हम वैल्यू एडिशन करने की स्थिति में होते। और यही वह बिंदु है जिस बिंदु पर आप अपने आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट बना सकते। किसी भी साल के पेपर को आप उठा लें, आप देखें कम से कम दोनों पेपर मिलाकर के 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं कम से कम जो आपको अनिवार्यतः लिखने ही हैं, छोड़ने के विकल्प वहां नहीं है, जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। और इन एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों को अचानक से आप एग्जामिनेशन हॉल में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। उन एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों के लिए आपको अपने आप को पहले तैयार रखना होता है। आपकी सोच जो है, आपकी सोच उस एप्लीकेशन के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी सोच उस एप्लीकेशन के लिए तैयार है तो आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाएं, चाहे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हो या मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए हो, किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उन प्रश्नों को बेटर तरीके से हैंडल करने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के लिए तैयार नहीं है तो उस स्थिति में शायद आप उसको हैंडल करने की स्थिति में नहीं होंगे। सेकेंड थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वह यह कि एज एन एग्जामिनर, अभी जैसे आप में से अधिकांश लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे होंगे, तो कहीं पर किसी दिन फैमिली वाले के यहां जाने का मौका मिलता होगा तो अंदर की फीलिंग क्या होगी? जाते वक्त कुछ फीलिंग होगी या नहीं? क्या फीलिंग होती है? हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? जाइएगा नहीं जाइएगा मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं फीलिंग क्या होती है। चलो आज बढ़िया भोजन मिलेगा, क्या नहीं होती है? अरे पटना में तो ऐसा कल्चर नहीं है कि मतलब जाए और पानी पिला के दिल्ली की तरह भेज दिया जाए। कम से कम पटना में तो ये कल्चर मुझे नहीं लगता है ऐसा है, नहीं। अलग टेस्ट का भोजन मिलेगा, या इच्छा होती है आज जो है रेस्टोरेंट में ही चल करके खाएं, ये इच्छा होती है। अब ये मत बोलिएगा ये भी नहीं होती है, नहीं। तो क्यों इच्छा होती है? जस्ट साइकोलॉजी समझिए, क्यों इच्छा होती? केवल उसका एक कारण ये नहीं होता कि घर पर आज खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी, केवल ये रीजन नहीं होता है। उसका एक अहम रीजन ये भी होता कि आज चेंज टेस्ट वाला भोजन मिलेगा, और चेंज सबको अच्छा लगता है। चेंज जो है सबको, क्या मुस्कुरा रहे हैं? सबको अच्छा लगता है।
नहीं? तो अगर उस कंटेक्स्ट में देखें, एक एग्जामिनर के रूप में अगर मैं बात करूं तो कॉपी इवेल्युएट करना बड़ा बोरिंग काम है, उससे अधिक बोरिंग काम नहीं है। और एज ए टीचर बात करूं तो सबसे मुश्किल काम होता है क्वेश्चन सेट करना। यह सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। अगर मैं 12 से 14 प्रश्न दे रहा हूं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का समय उन प्रश्नों पर मुझे देना होता है क्वेश्चन को सेट करने में। जितना आप लिखने में नहीं देते उससे ज्यादा हमें क्वेश्चन सेट करने में देना होता है। सबसे मुश्किल काम मुझे वो लगता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा विजन जो है, आपका पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन दांव पर लगा होता है। और केवल आपका विजन और विजुअलाइजेशन दांव पर नहीं लगा होता है, बल्कि आपको इस 2 चीजों को उन प्रश्नों के जरिए इंश्योर करना होता। एक, आपको इंश्योर करना होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न पूछे जाएं उसी के आसपास से रहें। अगर सीधे सीधे कुछ हो जाए तो ये बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसके आसपास से हो। अगर ऐसा होगा तो उस टेस्ट सीरीज की अहमियत होगी, उस क्लास की अहमियत होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ना उस टेस्ट सीरीज का कोई सिग्निफिकेंस होगा, ना उस क्लास का कोई सिग्निफिकेंस होगा। और दूसरा कि जिन प्रश्नों को आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी होती कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, क्योंकि टेस्ट के डिस्कशन के लिए लिमिटेड समय होता। अगर मुझे डिस्कस करना हो तो एक टेस्ट पर करीब करीब 6 घंटे का समय मैं देता हूं डिस्कशन के लिए। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंतर्गत हम जितनी चीजों को आपको दे सकें और इतनी चीजों को दे सकें कि आपकी जरूरतें भी पूरी हो सके और कुछ न कुछ हर प्रश्न पर वैल्यू एडिशन की स्थिति हो। क्लियर? और इसलिए मेरा यह पर्पस नहीं होता कि आप थोड़ा सा कम पढ़ें, कम से कम कभी ऐसा पर्पस मेरा नहीं होता है। पढ़ने की बात आएगी तो हमेशा मैं आपसे ज्यादा पढ़वाऊंगा। कभी ये नहीं कहूंगा कि फलाने ये किताब मत पढ़ो, मेरा नोट्स पढ़ो, कभी मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे। इसके बावजूद कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ये दिमाग की बत्ती जो खुलती है ना, जब तक खुलेगी नहीं तब तक सोचेंगे नहीं, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं करेगी, वैल्यू एडिशन भी नहीं होगा और एप्लीकेशन भी डेवलप नहीं करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न को नए नए एंगल से अप्रोच करने की कोशिश करें। उस टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, उस टॉपिक पर आपके अप्रोचेज भी डेवलप होंगे। जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वह है मुंडा रिवोल्ट। एटीन 1995 से 1901 1901। और अगर हमें मुंडा रिवोल्ट को देखना है, मुंडा रिवोल्ट की एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो इसकी कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कारण और परिणाम से इतर हटना होगा हमें। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे उनमें कारण भी आएंगे, परिणाम भी आएंगे, बुक में मौजूद है, कहीं भी मटेरियल में मौजूद है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर जो है कि इस रिवोल्ट को हमें किसके कंटेक्स्ट में देखना है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट। जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में हमें इसको देखना है। और दूसरा
नेचर ऑफ मुंडा रिवोल्ट। और जब नेचर ऑफ मुंडा रिवोल्ट की हम चर्चा कर रहे हैं तो स्पेशली मैं कहना चाहूंगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको जरूर देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सापेक्ष रखकर जरूर देखने की कोशिश करें। और जब आप ट्राइबल रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं इसको, तो ट्राइबल रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में देखने के क्रम में स्पेशली मैं कहूंगा इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दें। ट्राइबल रिवोल्ट ऑल ओवर इंडिया, and tribal revolt in आप कह लें दिस रीजन, मतलब छोटा नागपुर रीजन। क्लियर? कल जब मेरी चर्चा आपके साथ हो रही थी तो सारी चीजें मैंने डिस्कस की, लेकिन एक बिंदु मुझे डिस्कस करना चाहिए था जो कल मैं मिस कर गया था। मिस यह कर गया था कि अगर आप गौर करें तो पिछले करीब 73.5 ईयर्स से, ये 74वां साल है आजादी का, इन 74 वर्षों के दौरान अगर आप देखें तो एक चीज आपको ट्राइबल एरिया में दिखेगा, ट्राइबल एरिया में अभी भी ये ट्रेंड दिखेगा कि आउटसाइडर के प्रेजेंस को आज भी रेसिस्ट किया जा रहा है। आउटसाइडर्स के अगेंस्ट सेंटिमेंट अगर आप ट्राइबल एरिया में जाकर के देखें तो एंटी आउटसाइडर सेंटिमेंट आज के कंटेक्स्ट में भी डोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा है या नहीं? क्या आपने सोचा क्यों? Why this sentiment still exists? ये सेंटिमेंट आज भी वहां क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? रीजन क्या केवल यही रीजन है? अगर आप देखें, मैं जिस ओर क्या थोड़ा सा मैं उससे अलग हट रहा हूं, गलत आप लोग नहीं बोल रहे, लेकिन मैं जिस ओर आपके अटेंशन को ले जाना चाह रहा हूं वहां नहीं पहुंच रहे। मैं दो बिंदुओं की ओर आपके अटेंशन को ले जाना चाह रहा हूं। एक कॉलोनियल लीगेसी है जो आउटसाइडर से अटैच्ड है, नंबर 1। औपनिवेशिक विरासत है जो बाहरी लोगों से संबद्ध है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करते हुए, कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी,
कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो तीसरी चीज जो कहना चाहूंगा, जो बातें आपने कही, जो उस समय का भी सच था, आज का भी सच है, मतलब अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी के प्रति जो उनका असर्टिवनेस है और आउटसाइडर्स के जो रोल हैं उनके ऑपरेशंस में, उनके एक्सप्लॉयटेशंस में, नहीं, ये दोनों बिंदु हैं कहीं। और वो ये देख रहे हैं कि आउटसाइडर्स ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे उनके कॉस्ट पर, और कहीं ना कहीं वे लगातार उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कंसर्न हैं, लगातार वे ओवरलुक किए जा रहे हैं आउटसाइडर्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा। अब इनिशियली जिन दो बिंदुओं की चर्चा मैंने की, थोड़ा सा मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप गौर करें तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आदिवासियों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उनकी मूलभूत विशेषताएं हैं, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है कॉलोनियल पावर के पास था। इसका क्या मतलब हुआ? जिस बेसिक या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात मैं कर रहा ट्राइबल लाइफ की, उसमें ट्राइबल सेंस ऑफ फ्रीडम है, ट्राइबल सेंस ऑफ फ्रीडम है, कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति जो उनका असर्टिवनेस है, एक और जनजातीय स्वतंत्रता की भावना, दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति जो उनकी आग्रहशीलता है, अपनी आदिवासी पहचान के प्रति जो उनमें आग्रहशीलता है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो जो फाइटिंग स्पिरिट उनमें है और जो फाइटिंग टेंडेंसी उनमें है, जो लड़ाकूपन उनमें है, नहीं। और इसलिए अगर आप देखें, नाम भले बदलते रहा हो, लेकिन आप देखें 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक जो आज आपको झारखंड रीजन है, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा रीजन जो है, इस रीजन में देखें ट्राइबल रेसिस्टेंस की एक सशक्त परंपरा दिखाई पड़ती, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल रेसिस्टेंस यहां पर दिखाई पड़ेगा। मतलब ट्राइबल डिसकंटेंट जो है कभी डिस्पर्स नहीं हुआ, रेसिस्टेंस कभी समाप्त नहीं हुआ, कुछ समय के लिए कमजोर पड़ा, कुछ समय के लिए दबता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे एक इंटरवल के बाद जैसे एक फेवरेबल माहौल उसको मिला, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, ट्राइबल रेसिस्टेंस एक बार फिर से क्या होता, इमर्ज करता चला जाता है। तो ये जो ट्राइबल लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग किनके पास थी? इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है कॉलोनियल पावर्स के पास थी। और कॉलोनियल पावर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि ट्राइबल एरिया में उन्हें
कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई में उलझना होगा, लगातार अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा झोंकनी होगी ट्रैवल को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, इसके लिए अगर आप देखें, और ट्राइबल एरिया को वो ओवरलुक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट जो था, मैंने पहले भी चर्चा की, मैक्सिमाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू में भी सहायक था, और दूसरा ये जो ट्राइबल एरिया था वो रिसोर्स रिच एरिया था, इसके कारण भी उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे देखते हैं ना, कहा जाता है सही है या गलत है, मैं उसमें नहीं उलझना चाहूंगा, लेकिन यह कहा जाता है ना कि ओवैसी साहब जो है भाजपा की बी टीम का प्रतिनिधित्व करते, दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है या नहीं, लगातार यह कहा जाता है, नहीं? और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें सच्चाई हो या नहीं हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो वही चीजें हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यह हिस्टोरिकल रियलिटी है, आज की नहीं, लास्ट कम से कम 1 सेंचुरी के जो एक्सपीरियंसेज हैं, आप उसको कनेक्ट करके देखें। तो कॉलोनियल पावर ने क्या किया कि आउटसाइडर को ले जाकर के ट्रैवल एरिया में क्या किया, आउटसाइडर के माइग्रेशन को प्रमोट करने की कोशिश की, और आउटसाइडर के माइग्रेशन को प्रमोट करते हुए जो है, जो ट्राइबल एरिया थे, उस ट्राइबल एरिया की डेमोग्राफी को उन्होंने क्या किया, ट्राइबल एरिया की डेमोग्राफी को उन्होंने परिवर्तित करने की कोशिश की, और उन्होंने इन आउटसाइडर्स के माध्यम से, जो आउटसाइडर्स फ्यूडल लॉर्ड्स, जो आउटसाइडर जमींदार्स के रूप में सामने आते, जो आउटसाइडर महाजन्स के रूप में सामने आते, जो आउटसाइडर बिजनेसमैन कारोबारी के रूप में सामने आते, उनको उन्होंने फ्रंट पर कर दिया और उनको अपने एक्सप्लॉयटेशन चेन का क्या किया, पार्ट बना लिया। इससे 2 फायदा होता। पहला फायदा क्या होता कि कॉलोनियल पावर जो है फ्रंट पर आने से बचती है, डायरेक्ट जो है ट्राइब्स के निशाने पर आने से खुद को बचाती है, क्योंकि अब जो कन्फ्लिक्ट होगा वो किसके बीच कन्फ्लिक्ट होगा, ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और ट्राइबल एरिया में जो आउटसाइडर हैं, दोनों के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है, और उन दोनों के बीच डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होगा, नहीं? और उस डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की स्थिति में कॉलोनियल पावर क्या करती है, कॉलोनियल पावर जो है सपोर्ट करती है बैक एंड से, और कॉलोनियल पावर के सपोर्ट के कारण क्या होता, औपनिवेशिक सत्ता, औपनिवेशिक शक्ति और औपनिवेशिक प्रशासन के समर्थन के कारण क्या होता, ट्राइबल्स के अगेंस्ट आउटसाइडर की स्थिति मजबूत होती चली जाती, उनका पोजीशन स्ट्रेंथन होता चला जाता है। ये बातें स्पष्ट हुई। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अंग्रेज तो 74 ईयर पहले करीब विड्रॉ कर चुके भारत से, लेकिन अभी भी इन आउटसाइडर्स को जो है कॉलोनियलिज्म के लीगेसी के रूप में देखा जा रहा है, औपनिवेशिक विरासत के रूप में देखा जा रहा है, और इनके प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट उसी प्रकार डोमिनेंट है जिस प्रकार डोमिनेंट कॉलोनियल पीरियड में हुआ करता था। ये बातें स्पष्ट हुई हैं, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमने किसके माध्यम से एलैबोरेट किया, इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमने आपको पहले और दूसरे पॉइंट के माध्यम से एलैबोरेट करने की कोशिश की। अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें
तो धीरे 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 देखें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते चले। लगभग 2 डिकेड से ऊपर होने चले झारखंड के फॉर्मेशन को। झारखंड का जो गठन किया गया था सेपरेट स्टेट के रूप में, उसका प्राइम पर्पस क्या था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं ट्राइबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन लास्ट 2 डिकेड के एक्सपीरियंसेस क्या बतलाते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका हुआ? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है आउटसाइडर्स का हुआ, नॉन ट्राइबल्स का हुआ। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस ट्राइबल लीडरशिप की होती है, उस ट्राइबल लीडरशिप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता जिस ट्राइबल लीडरशिप की आउटसाइडर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है, आउटसाइडर्स के साथ कोलैबोरेशन है, और वो ट्राइबल लीडरशिप भी ट्राइबल्स के साथ जो है आउटसाइडर की तरह ही बिहेव करती दिखाई पड़ रही। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो ये वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस महत्वपूर्ण बिंदु को ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए। अपने पास और अपने प्रेजेंट को समझे जाने में इन बिंदुओं की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होगी। नंबर 2, दूसरी चीज, आप लोगों को पानी पीते देख रहा हूं तो मुझे भी लग रहा वाकई गर्मी ज्यादा है और पानी की ज्यादा जरूरत है। नहीं, क्योंकि मैं तो बोल भी रहा हूं। अब अगर यहां से आप आगे बढ़ें, एक प्रश्न कल नहीं परसों लिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट, ताकि आपको कंपेयर करने में सुविधा हो। लेकिन अभी जिस बिंदु को मैं पिक करना चाहूंगा, मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 1757 से 1857 तक के दौरान जो ट्राइबल रिवोल्ट होते या जो पीजेंट रिवोल्ट होते हैं, चाहे वो सिविलियन रिवेलियन होते, एक चीज आप गौर करेंगे, किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर हर जगह मौजूद है। एग्रीकल्चर हर जगह मौजूद है, और एग्रीकल्चर 2 डायमेंशन में कम से कम जरूर मौजूद है। ट्राइबल रिवोल्ट में भी मौजूद मिलेगा, सिविल रिवेलियन में भी मौजूद मिलेगा, और वो आपको पीजेंट रिवेलियन में भी मौजूद मिलेगा। एक, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की दर में निरंतर वृद्धि, कंटिन्यूअस इंक्रीज जो है। और दूसरा बिंदु अगर आप देखें तो रेवेन्यू सेटलमेंट वाले एरिया जो हैं वो लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। भू राजस्व की बंदोबस्ती जिन इलाकों में हो रही है, उसके क्षेत्र का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। कम से कम ये 2 मसले जरूर मिलेंगे। और तीसरा मसला आपको जमींदार और महाजन भी हर जगह मिलेगा, जमींदारी शोषण और महाजनी शोषण। अगर आप देखें तो मैंने कल की चर्चा में कहा था कि ये रिवेलियन जो हैं या ये रिवोल्ट जो है ट्रेडिशनल इन नेचर हैं, पारंपरिक प्रकृति के हैं। मीन्स या टूल्स जो इस रिवोल्ट में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल हैं। नंबर 3, तीसरी चीज अगर आप देखें, लीडरशिप भी इनकी ट्रेडिशनल है। और चौथी चीज देखें, एजेंडा भी इनका क्या है? ट्रेडिशनल है।
अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या पाते? आप पाते हैं कि संथाल विद्रोह थोड़ा सा डिफर करता है ट्रेडिशनल रिवोल्ट से, थोड़ा सा डिफर करता। क्योंकि संथाल रिवोल्ट कुछ मॉडर्निस्ट ओरिएंटेशन भी रखता है और कुछ नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन भी रखता है, और ये मॉडर्निस्ट और ये नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन जो हैं वे उसे डिफरेंट बनाते हैं, सिग्निफिकेंट बनाते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में मैंने इस बात की भी चर्चा की कि संथाल रिवोल्ट में रिवोल्ट की इंटेंसिटी को देखें तो इंटेंसिटी भी कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है और अफेक्टेड एरिया भी कहीं लार्जर होता, तीव्रता भी उसमें ज्यादा है और विस्तार भी उसमें ज्यादा है, और इसलिए संथाल रिवोल्ट अपने फेल्योर के बावजूद एक इंपैक्ट क्रिएट करता है, और यह इंपैक्ट उसको क्या करता? सिग्निफिकेंट बनाता है। इस क्रम में मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि संथाल रिवोल्ट के नेचर को देखें तो वायलेंट कहीं ज्यादा है, लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे, संथाल रिवोल्ट को जो लीडरशिप दी गई सिद्धो और कान्हो के द्वारा, क्या सिद्धो और कान्हो पढ़े लिखे थे? क्या सिद्धो और कान्हो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे पाने की स्थिति में थे? नहीं। और जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा तो आगे के डेवलप क्या मैं सहमत हूं आपसे कि पढ़ा लिखा होना और इंटेलेक्चुअल होना दोनों में अंतर है। आप इस बात को समझते हैं? पक्का? इंटेलेक्चुअल होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नहीं है? तब इसका मतलब है, अब मैं आ रहा हूं, तब इसका मतलब है कि आप समझदारी और इंटेलेक्चुअलिटी को दोनों को एक चीज मान रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? एक दूसरा कंटेक्स्ट जो है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, इन कंपैरिजन टू, अगर संथाल रिवोल्ट को इन कंपैरिजन टू अर्लियर ट्राइबल रिवोल्ट के सापेक्ष रखकर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप उन्होंने दी है सिद्धो और कान्हो ने, अपने सीमित दायरे के बावजूद। लेकिन अगर आप उसको मुंडा विद्रोह के सापेक्ष रख करके देखेंगे तो जिस तरह से बिरसा मुंडा ने मुंडा रिवोल्ट को इंटेलेक्चुअल लीडरशिप प्रदान की, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलोनियल रूल की जो अंडरस्टैंडिंग बिरसा मुंडा के पास थी, वो अंडरस्टैंडिंग जो है सिद्धो कान्हो के पास नहीं थी। अब आप मुझसे पूछ सकते ऐसा क्यों? तो इसका पहला रीजन है कि बिरसा मुंडा जो हैं एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। पहली चीज क्या? किसके? औषधि का। हाँ, पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे में अब डॉक्टरेट और इसकी डिग्री मत खोजिएगा। जब
एजुकेटेड की बात कर रहा हूं तो अपनी कम्युनिटी में जो उनके पोजीशन होती है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा बिरसा मुंडा के कंटेक्स्ट में, कि बिरसा मुंडा जो है क्रिश्चियन मिशनरी से भी जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो क्रिश्चियन मिशनरी से अगर जुड़े हुए हैं तो क्रिश्चियन मिशनरी की जो एक्टिविटीज है उसको उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। तो अगर आप देखें, दो चीजें होती हैं। ज्ञान दो तरीके से अर्जित किया जाता, शैलेश सुनिएगा। ज्ञान जो है दो तरीके से, नॉलेज दो तरीके से गेन किया जाता। एक नॉलेज गेन किया जाता है बुक्स के जरिए, किताबों के जरिए, लेकिन वो जो नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल होता है। वो नॉलेज जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। और दूसरा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो प्रैक्टिस से, जीवन के अनुभवों से। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, 3 आदमी की मैं बात करूं और बड़ी आसानी से आप समझने की स्थिति में हो। राहुल गांधी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ज्ञान तीनों के पास है, नॉलेज तीनों जगहों पर है। लेकिन अगर नॉलेज के कंप्लीटनेस की बात करेंगे तो नॉलेज का कंप्लीटनेस किसके पास है? पूर्व प्रधानमंत्री जी के पास, क्योंकि उनके पास थ्योरेटिकल भी नॉलेज है। अब तो मान जाइए, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी है, जिस एक्सपीरियंसेस के जरिए उन्होंने जो है अपने नॉलेज को इनरिच किया है, इनहांस किया है। प्रधानमंत्री जी के पास की बात अगर करूं तो ऐसा नहीं उनके पास ज्ञान नहीं है, अब हंसिएगा नहीं, लेकिन उनका ज्ञान जो है जीवन के व्यवहार से उपजा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने बना दिया, किसी ने बनाया भी, किसी ने अगर बनाया भी तो वहां तक पहुंचने के लिए खुद उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो उनके पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और उस एक्सपीरियंसेस से उन्होंने नॉलेज हासिल की है। हां, थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास, ये तो नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन ये कहूंगा कंपैरेटिवली कम है। अगर इन कंपैरिजन टू बात करूं तो राहुल जी पढ़े लिखे हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास ज्यादा है, लेकिन एक जीवन का जो अनुभव होता है, एक जीवन का जो अनुभव होता है वह अनुभव उनके पास कम है। और केवल वह अनुभव कम नहीं है, अगर अपने ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में वो हैं, चूंकि उस क्षेत्र में उनका नेचुरल ओरिएंटेशन नहीं है, इसलिए वो वहां से बहुत कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के जरिए गेन कर पाने की स्थिति में भी नहीं दिखाई पड़ते। अगर हो तो मैं नहीं कह सकता, ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो नॉलेज, जिस इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का प्रश्न उठता, तो बिरसा मुंडा के पहले ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप नहीं थी, लेकिन उसकी एक सीमा थी। नहीं, वहां पर अगर मैं बात करूं
मॉडर्निज्म और मॉडर्न थॉट के लिए वो स्पेस नहीं था। जिस तरह का स्पेस एजुकेटेड बैकग्राउंड होने के कारण बिरसा मुंडा के यहां क्रिएट होता हुआ आता, और इसीलिए कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो अंडरस्टैंडिंग बिरसा मुंडा के पास मिलती, वह अंडरस्टैंडिंग उसके पहले के आंदोलनों में नहीं मिलती। क्लियर? बातें स्पष्ट हुई? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, मतलब इस कंटेक्स्ट में देखें, तो दो और चीजें देखें। बिरसा मुंडा को जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने समझा है, मुझे लगता है बिरसा मुंडा के पास ऑब्जर्व करने की जबरदस्त कैपेसिटी थी, एक बेहतरीन ऑब्जर्वर थे। अब आप मुझसे यह प्रश्न पूछ सकते कि मैं ये बात क्यों कह रहा, तो अगर आप देखें 1820-21 में छोटा नागपुर रीजन में ही देखेंगे हो रिवोल्ट होता है। हो रिवोल्ट होता है, हो जनजातियों के द्वारा रिवोल्ट किया जाता, जिसमें मुंडा भी शामिल होते हैं, और उस रिवोल्ट को पोटा हो के द्वारा लीड किया जाता है। उस रिवोल्ट में अगर आप देखें तो जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, वो स्ट्रैटेजी क्या है? गुरिल्ला टेक्निक जो है, गुरिल्ला टेक्निक को वहां पर अपनाया जाता। गुरिल्ला टेक्निक के लिए ही क्या टर्म यूज किया जाता? छापामारी युद्ध, मतलब छुप करके अचानक से जो दुश्मन है उन पर अटैक करना। अगर आप देखें, और इसलिए देखेंगे हो रिवोल्ट जो होता, हो रिवोल्ट ने कहीं ना कहीं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिगर चैलेंजेस क्रिएट किए, और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को हो रिवोल्ट को क्रश करने के लिए अपनी पूरी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ा। संथाल विद्रोह में भी देखा कि संथाल विद्रोह इतना वायलेंट होता कि करीब करीब जो रिवेल्स थे 1/4 रिवेल्स को जान गंवानी पड़ती है संथाल रिवोल्ट में। वायलेंस की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते, और शायद यही कारण है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद देखेंगे 1860 में इसी क्षेत्र में देखेंगे सरदार रिवोल्ट होते हैं। सरदार रिवोल्ट होते हैं, और यह सरदार रिवोल्ट मुंडाओं के द्वारा ही किए जाते। इसको सरदार इसलिए कहा जाता जो मुंडा चिफ्टेंस थे, क्योंकि मुंडाओं में अगर आप देखें तो मुंडाओं ने एक सेल्फ रूल का सिस्टम डेवलप कर रखा था। वे अपने चीफ को इलेक्ट करते थे, और उनके द्वारा इलेक्टेड चीफ जो होते थे वो रूल करते थे विलेज लेवल पर। तो उन सरदारों ने मिलकर के रिवोल्ट किया, और ये जो रिवोल्ट सरदार रिवोल्ट हुआ था, दो कंटेक्स्ट इसके थे। एक जो कंटेक्स्ट था वह था जो दिकूज थे, जो जमींदार्स और महाजन्स थे, उनके ऑपरेशंस और एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट यह रिवोल्ट किया गया था। दूसरा, सरदार रिवोल्ट को भी अगर आप देखें तो एंटी कॉलोनियल इन नेचर था, और एंटी कॉलोनियल इन नेचर जो सरदार रिवोल्ट था, उसका भी प्राइम रीजन वही था
प्रोटेक्शंस टू द जमींदार्स एंड महाजन बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा जमींदारों और महाजनों को जो संरक्षण प्रदान किया गया, तो इसके कारण कहीं ना कहीं सरदारों के मन में कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट भी रिसेंटमेंट तेज होता और वो भी उसके निशाने पर आता। और तीसरा, जो कन्वर्जन एक्टिविटी इस क्षेत्र में चल रही थी, आप अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इनिशियली जब क्रिश्चियन मिशनरी इस क्षेत्र में सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तो क्रिश्चियन मिशनरी के प्रति मुंडाज वेलकम अप्रोच को अपनाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी का स्वागत करते हैं। क्योंकि जब इन्होंने मिशनरी एक्टिविटी को देखा तो उन्हें लगा कि ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं सामंतों, जमींदारों और महाजनों से शोषण से हमें बचाने में। इन्हें ऐसा लगा, एक होप क्रिएट होता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं पॉपुलर होती चली जाती हैं मुंडाओं के बीच। मैंने इस चीज की आपके साथ चर्चा की कि काफी समय तक जो है बिरसा मुंडा भी मिशनरी एक्टिविटी से जुड़े रहे, प्रभावित भी थे। लेकिन और इस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, क्रिश्चियनिटी के द्वारा प्रसार स्प्रेड की जो कोशिश की जा रही, ठीक है, इसके कारण जो इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को खतरा हो सकता था, इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी जो क्राइसिस में पड़ सकती थी, तो इनिशियली उस चीज को लेकर ये बहुत कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन जब सरदारों के द्वारा रिवोल्ट किया जाता, क्योंकि हुआ यह एक टर्म यूज होता है संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण सुना है? इसके बारे में सुना है? एम.एन. श्रीनिवास हैं सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिकरण दिया है। और यह संस्कृताइजेशन जो है मुंडा रिवोल्ट के मूल में संस्कृताइजेशन मौजूद है। कैसे मौजूद है देखें, लेकिन देखने के पहले यह समझें कि संस्कृताइजेशन है क्या। आप अगर देखें आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या 30 साल पहले